हाय फेपलवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा थैंक यू सो मच कि आपके पिछले 2 दिनों से बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं और उसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ये स्पेशली वो कॉमेंट्स जो कि कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बात करते हैं या फिर कुछ स्पेशल चीज़ें मतलब कमेंट करके बताते हैं। थैंक यू कि आप लोग मतलब भले ही मेरा काम एप्रिसिएशन के लायक है या नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सच में बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए जीलिंग और मास्क मैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन चिरेन जो कि लैन वांगजी के सामने कंडीशन रख चुका था कि विंग और उसके जो मतलब नॉर्मल पर्सन है, फिलहाल यहाँ पे लैन वांगजी ने उसका नाम नहीं बताया है, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जो भी जीतेगा वही तुम्हारा फाइनल लाइफ पार्टनर होगा। लेकिन लैन वांगजी भी अच्छे से जानता था कि विंग को इतने सालों से भले ही वो धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा है बट उसे कुछ आ नहीं रहा है, आई मीन जीलिंग को, तो क्या वो जीत पाएगा। लेकिन एक चीज़ तो वो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार विंग जीलिंग इन लोगों के सामने आया ना, तो शायद ये लोग भी समझ पाए कि मैंने उसे क्यों चूज़ किया है अपने लिए। लैन वांगजी ने बटरफ्लाइज मैसेज करके जीलिंग को बता दिया था कि वो कल सुबह उससे मिलना चाहता है और प्लीज़ इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लेके आना। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद उसको रिप्लाई मिलता है कि ठीक है, वो ज़रूर आएगा। ऐसा कहते हुए यहाँ पे वो तो आराम से अपना काम करने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी किसी के सर पे बहुत अच्छा सा पहाड़ तोड़ा है मुसीबतों का। लेकिन फिलहाल के लिए विंग को भी ये नहीं पता था, क्योंकि विंग को पता चलने में भी अभी बहुत टाइम था। यहाँ पे पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका था और फाइनली इवनिंग में ब्यूरल माउंट में एक सैनिक उन्हें दिखाई देता है जो कि लैन सेक्ट का ही था, और उसने एक लेटर यहाँ पे विंग के हाथ पे दिया था, क्योंकि यहाँ से स्पेशली उसको ऑर्डर दिया गया था कि जीलिंग पैट्रिया के हाथों में ही उसको ये लेटर देना है। और लैन सेक्ट से था इसलिए कोई डर भी नहीं था, इसलिए उसे आने की खूब पूरी अनुमति थी। और जीलिंग पैट्रियार्क ने वो लेटर अपने ही हाथ में ले भी लिया था। फाइनली विंग ने उस सैनिक को आज वहीं रुकने के लिए बोला, लेकिन उस सैनिक ने बोला कि नहीं, मुझे अभी के अभी जाना होगा, इसलिए वो फिलहाल के लिए वहाँ से जा चुका था। और विंग ने कुछ सैनिकों के साथ उसे रवाना भी कर दिया था और उसके रास्ते में वो कुछ खाए पिए इसके लिए कुछ चीज़ें भी उसके साथ बांध दी थी। फाइनली विंग आराम से बैठ के अपने कमरे में उस लेटर को पढ़ता है जो लेटर से मिला था। यहाँ पे उस लेटर में उसे बताया जाता है कि लैन वांगजी की लाइफ में कोई है जिससे वो शादी करना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और वो इंसान दोनों ही कंपटीशन करें, जो इंसान भी जीतेगा हम उसी के साथ लैन वांगजी की शादी फिक्स कर देंगे। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे जोन में जा चुका था कि वो करे तो क्या करे, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। मतलब सिचुएशन लाइक आधा आगे कुआं तो पीछे खाई, अगर वो आगे जाए तो भी मरेगा, पीछे जाएगा तो भी मरेगा। क्योंकि सुबह सुबह लैन वांगजी का भी बटरफ्लाई मैसेज उसको मिला है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो भी इसी मैटर में बात करना चाहता होगा। इसलिए अब वो क्या करेगा, क्या लैन सेक्ट में वो एक टाइम पे 2-2 लोगों का रोल निभा पाएगा? आई मीन या वो जीलिंग बन के जाएगा या फिर वो जीलिंग पैट्रियार्क बन के जाएगा। दोनों में से ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोनों ही बन के चले जाए? अगर वो अपनी जगह पे अपने डमी को भी रखता है, आई मीन जिसको वो आज तक अपना डुप्लीकेट बना के यहाँ पे रख के जाता है और खुद ओपनली वर्ल्ड में घूमते रहता है, अगर वो ऐसा भी करके जाए ना तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 1 मिनट के लिए अभिनय करना और 1 दिन के लिए अभिनय करना, ये धरती और आसमान का फ़र्क हो जाता है। और जिस इंसान को उसने अपना डमी बना के रखा है उस पर भी उसको भरोसा नहीं है कि कब वो कौन सी गड़बड़ करे। और वैसे भी कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाके उसके दिमाग में एक अलग ही फितूर हो जाता है, तो वहाँ जाके उसको उठपटांग हरकतें करने से वो नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो तो वहाँ पे अपने डमी को लेके भी नहीं जा सकता। लेकिन अब वो दुविधा में पड़ चुका था कि आखिरकार वो जाए तो क्या बन के जाए, जीलिंग या फिर मास्क मैन विंग। इन दोनों में से वो कौन सा कैरेक्टर वहाँ पे जाके निभाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी लैन वांगजी का भी उसके पास मैसेज आया था, तो ऑफकोर्स सी बात है उसको उससे भी मिलना होगा।
इसलिए फ़िलहाल के लिए उसने अपना ये सारा जो दिमाग था ना उसको शांत किया और सुबह का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह होते ही उसे लैनवांग जी से मिलने जाना था, जो कि लैनवांग जी ने उसको बोल दिया था कि वो फिर से सेरी टाउन में मिलेंगे। सुबह के लगभग 8 बजे हुए थे। यहाँ पे यिलिंग और लैनवांग जी दोनों ही एक रेस्टोरेंट में मिल तो चुके थे, लेकिन लैनवांग जी ने फिलहाल के लिए उसको कहीं शांत जगह पे जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो ये बात नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने यिलिंग से किसी ऐसी जगह पे जाने की बात कही जहाँ पे जाके वो आराम से बात कर सके और कोई उनकी बात को सुने भी ना। इस बात के लिए यिलिंग भी रेडी था। वो दोनों ही नदी के किनारे आ चुके थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों अब आराम से बात कर सकते थे। यहाँ पे यिलिंग लैनवांग जी से पूछता है कि उसने उससे यहाँ क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पे यिलिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए वांग जी को देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफकोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो तुम्हें इसके लिए प्रूव करना होगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा काम करना होगा। तो यहाँ पे यिलिंग थोड़ा सा सीना चौड़ा करते हुए बोलता है, ऑफकोर्स तुम जो कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जी, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, उसने डायरेक्टली यिलिंग के सामने बोल दिया कि उसे यिलिंग पैट्रियार्क का सामना करना होगा, जिसके सुनते ही जो यिलिंग था उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे अटक चुकी थी। ना ही सांस अंदर जा रही थी और ना ही बाहर आ रही थी, वो एकदम स्टिफ हो चुका था। यहाँ पे लगभग 35-40 या फिर 1 मिनट का टाइम निकल चुका होगा, जब तक यिलिंग बस लैनवांग जी को देखे रह चुका था कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला कि क्या कहा तुमने? यिलिंग पैट्रियार्क, मैं उसका सामना करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है लैनवांग जी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कहाँ से कि मैं उसका सामना करूंगा? तुम सारे कल्टिवेशन वर्ड के लोग मिलके उसका सामना नहीं कर सकते और मैं अकेले उसका सामना करूंगा? ये बकवास चीज़ तुम्हारे दिमाग में डाली भी किसने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि मुझे उसके लिए साबित करना होगा, जबकि तुम उसे अच्छे से जानते हो। पिछले 3 सालों में मैं बस इतना ही तलवार चला पाया हूँ कि किसी का अटैक सामने से मेरे पास आए तो मैं उसे रोक सकूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, तुम भी अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट तुम डिफेंस तो कर सकते हो ना। देखो, मैंने तुम्हें 3 सालों में इतना तो सिखा ही दिया है कि तुम डिफेंस कर सको। प्लीज़ इतना कर दो, तुम अटैक मत करना, तुम बस डिफेंस करना। उसके अटैक्स तुम्हारे ऊपर आएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे यिलिंग गहरी सांस लेते हुए लैनवांग जी की तरफ देखता है, सीरियसली तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं खुद चल के अपनी मौत के मुंह में चली जाऊँ? पहली बात, मैं उसके साथ किसकी वजह से कंपटीशन करूँगा? तुम्हारी वजह से। और दूसरी बात, मैं किससे कंपटीशन करूँगा? यिलिंग पैट्रियार्क से। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे इतनी इजीली छोड़ देगा? मैं तुम्हारे अटैक्स को डिफेंस कर पाता हूँ क्योंकि तुम नॉर्मल अटैक्स करते हो। मैंने बहुत सारे कल्टिवेटर्स को लड़ते हुए देखा है। अगर वैसे ही वो मेरे साथ लड़ा तो क्या होगा? देखो लैनवांग जी, मैं कुछ और रास्ता ढूंढ लूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये नहीं हो सकता है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता यिलिंग पैट्रियार्क 2 सेकंड के लिए भी मुझे जिंदा छोड़ेगा। तो मुझे मेरे सामने देख के ही अपने एक तालिस्मान को फेंकेगा और मुझे वहीं पे जला देगा। मैं ये नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारे दिमाग में ये बात जहाँ से भी आई है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, या फिर एक काम करो, तुम मुझे मरा हुआ देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यिलिंग पैट्रियार्क के सामने मैं या कोई और बिल्कुल नहीं टिक सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान को कल्टिवेटर बनाओगे और वो जाके एक महान डिमोनिक कल्टिवेटर से जाके युद्ध करेगा और तुम्हारे लिए जीत के आएगा, तो ये सपने मत देखो। ये कोई सीरियल नहीं है, ये रियल है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं उसके हाथों मारा जाऊँगा तो गया तुम्हारा प्यार भगवान के पास। तो प्लीज़, अगर तुम्हारा प्यार सही सलामत जिंदा चाहिए तो उससे ये मत बोलो कि उसे लड़ना होगा। यिलिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली बस बड़बड़ाए जा रहा था। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बस करो, क्या लगा रखा है? तुम उससे नहीं जीत पाओगे, मर जाओगे, मार देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो?
देखो यिलिंग, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें लड़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे ब्रदर और अंकल ने मेरे सामने कंडीशन रख दी है, अगर तुम यिलिंग पैट्रियार्क के सामने जीत जाते हो तो ही हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे तलवारबाजी ही हो सकता है किसी और चीज़ में कंपटीशन हो सकता है कुछ अलग तरीके का कंपटीशन हो। तुम्हें फ्लूट बजाना आता है, तुम नॉलेज में भी इतने अच्छे हो सकता है कोई और रास्ता हो, क्योंकि मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम कोई कल्टिवेटर नहीं हो। तो ऑफकोर्स सी बात है, ऐसा कोई कंपटीशन तो वहाँ पे होगा नहीं ना। तो मुझे यकीन है तुम जीतोगे। प्लीज़ एक बार मेरे लिए वहाँ पे आके तो देखो। तो यहाँ पे यिलिंग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, नहीं, मैं लैंसैक्ट नहीं आऊँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं मानता हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के अपने मौत के मुँह में चली जाऊँ। हालांकि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा उस मरने का जब तुम मेरे मरने के बाद किसी और के हो जाने वाले हो। मुझे ऐसे तरीके से मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो ठीक है, मैं उसके लिए कोई रास्ता निकाल लूँगा। यहाँ पे यिलिंग एक जिद पकड़ चुका था कि वो लैंसैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लैनवांग जी के लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी। ऑफकोर्स यहाँ पे ये जाने के लिए तैयार नहीं था, और अगर चला भी गया तो भी इसकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पे जाता तो कम से कम लोगों को ये तो पता चलता ना कि ये इतना डेयरिंग तो है कि ये जा रहा है। लेकिन लैनवांग जी का उतरा हुआ फेस देख के कहीं ना कहीं विंग को भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। वो एक साथ दो लोगों के मतलब रोज़ तो नहीं निभा सकता ना, वो किसी एक का ही रोल निभा सकता है। और इस वक्त जहाँ पे उसे फ़ायदा नज़र आ रहा था वो वहीं पे जाने वाला था। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम नहीं आओगे? क्योंकि तुम्हें एक चीज़ के लिए मैं पूरी तरीके से बता दूँ कि अगर एक बार तुमने ये डिसीज़न ले लिया तुम वहाँ पे नहीं आए, तो शायद हो सकता है ये मीटिंग हमारी लास्ट मीटिंग हो, क्योंकि इसके बाद शायद तुम मुझे ना मिल पाओ। तो यहाँ पे यिलिंग भी थोड़ा सा सैड हो चुका था। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सच में वो तुम्हारी शादी करा देंगे? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ, उन्होंने बोला है अगर यिलिंग पैट्रियार्क को तुम नहीं हरा पाए तो अगले 1 हफ्ते के बाद ही मेरी उससे शादी करा दी जाएगी। क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते रह चुके हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन वर्ड के चारों ओर लगे हुए बैरियर्स को रीसेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी देर हुई तो मैजिक वर्ड वाले फिर से आतंक मचा देंगे, और एज ए कल्टीवेटर मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे यिलिंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, एक बात बताओ, अगर मैं यिलिंग को हरा भी देता हूँ तो क्या उसके बाद वो अपनी हार स्वीकार करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद वो तुम्हारी मदद करेगा? तुम फिर भी नुकसान में ही हो लैनवांग जी। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए मेरे पास एक और बेटर आइडिया है, अगर तुम सोचना चाहो तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे यिलिंग उसको बोलता है कि तुम उससे शादी कर सकते हो, और अगर तुमने शादी कर ली तो वो कल्टीवेशन वर्ड को बचाएगा। इसका मतलब है तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। और अगर तुमने इस वक्त उससे शादी के लिए मना कर दिया, बाय एनी चांस में जीत भी गया, तो भी वो अपने ईगो में आके तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करेगा। तुम भी अच्छे से जानते हो इस वर्ड को बचाने के लिए उसकी हेल्प सबसे पहले चाहिए होती है। और वैसे भी मैजिक वर्ड को भी जो कंट्रोल कर सकता है वो यिलिंग पैट्रियार्क ही है। अगर तुम्हें गलत ना लगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। हाँ, शादी से पहले तुम उसे सब कुछ बता दो। अगर तुम शादी के बाद भी मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मिल सकते हैं। इवन उसके बाद हम अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास टाइम तो होगा। तुम उसे समझा सकते हो क्या कंडीशंस हैं, कैसी चीज़ें हैं। अभी इमीडिएटली उसको समझाने की कोशिश करोगे, शायद वो नहीं समझेगा, और शायद इस चीज़ को वो ईगो में ले ले और तुम्हारी हेल्प ना करे। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम उससे शादी कर लो। तो यहाँ पे लैनवांग जी यिलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बकवास है। देखो, मैं उससे शादी नहीं करने वाला, और तुम्हें कल लैंसैक्ट आना होगा। चाहे तुम जीतो या हारो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लैंसैक्ट कल ज़रूर आओगे। अगर नहीं आए ना तो देख लेना, मैं सच में कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने एक और मौका दिए बिना ही वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और लैनवांग
यिलिंग को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जा चुका था। यिलिंग बेचारा अपना सर पकड़ के रह चुका था। क्या वो लैन वांगजी की बात माने या लैन वांगजी के सेक्ट के एंड से जो लेटर उसको मिला है उसकी बात माने। हालांकि उसने डिसाइड तो कर लिया था कि वो वही करेगा जो कि प्रोफेशनली होना चाहिए। एक यिलिंग पैट्रिया को एक लेटर मिला है लैन सेक्ट के एंड से, तो उसको वो एक्सेप्ट करना ही होगा। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो लैन सेक्ट में एज ए यिलिंग पैट्रिया जाएगा, ना कि यिलिंग। और वैसे भी कान सीधा पकड़ो या फिर हाथ घुमा के पकड़ना तो कान ही है। यिलिंग के साथ जाए या फिर यिलिंग पैट्रिया के साथ जाए, लैन वांगजी को जाना तो विंग के पास ही है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए उसने अपना मन बना लिया था कि वो यिलिंग पैट्रिया बन के ही लैन सेक्ट जाएगा। लेकिन लैन वांगजी के लिए उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इतने सालों से जिसके प्यार में वो पड़ा हुआ है उसकी रियल आइडेंटिटी तक उसे नहीं पता है। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम था, जहाँ पे सभी लोग यिलिंग का ही इंतज़ार कर रहे थे। लैन वांगजी से बार बार पूछा जा रहा था कि वो कहाँ पे है, लेकिन लैन वांगजी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इवन उसको खुद से ये उम्मीद नहीं थी कि यिलिंग नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यिलिंग पैट्रियार्क ये देख देख के परेशान होते जा रहा था, और हर कोई वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका जो गुस्सा है ना वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसके रोप्स पे ग्रिप थी ना वो टाइट होते जा रही थी। और फाइनली अपने गुस्से को तोड़ते हुए उसने अपने सामने रखे हुए टेबल पे हाथ मारते हुए बोला, ये क्या चल रहा है? पहली बात तो एक आम इंसान के साथ यहाँ पे कंपटीशन करवाने के लिए मुझे बुलाया गया, और अब वो खुद ही नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग मेरी हद से ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं? तो यहाँ पे सभी लोग उसको शांत करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम में से कोई भी उसकी बेइज्जती करने के बारे में नहीं सोच रहा है, और ना ही उसको यहाँ पे बुला के उसको इस तरह जलील करने का कोई भी इरादा था। हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग भी बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे यिलिंग पैट्रियार्क चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे और इंतज़ार नहीं करना है, आप लोग अभी के अभी मुझे अपना डिसीज़न सुना दीजिए कि आप लोग क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या आप लोग लैन वांगजी की शादी मुझसे कराने वाले हैं या नहीं? क्योंकि अगर नहीं कराने वाले हैं तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे कल्टीवेशन वर्ड की हेल्प करनी है या नहीं। तो यहाँ पे फाइनली लैन वांगजी, जो कि अभी तक चुप्पी साधे हुए था, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और यिलिंग पैट्रियार्क के सामने बो डाउन किया, और उसके बाद बोला, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? तो यहाँ पे यिलिंग पैट्रियार्क फिलहाल के लिए हाँ में सर हिला देता है। तो ये लैन वांगजी उसको बोलता है कि वो अपने कमरे में जाके बात करेंगे। इसके लिए यिलिंग पैट्रियार्क मांग चुका था। यिलिंग पैट्रियार्क और वांगजी यहाँ पे उसके कमरे में आ चुके थे। वांगजी उसको सब कुछ बता देता है जो भी उसके और यिलिंग के बीच में थी। कहीं ना कहीं विंग सबको सुन के ना अंदर ही अंदर हंस रहा था, और देख पा रहा था कि लैन वांगजी की इस वक्त क्या हालत हो रही है, और साथ ही साथ सैड भी था कि वो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहता था, लेकिन कर क्या सकता है, अपनी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे फाइनली यिलिंग पैट्रियार्क उसकी सारी बात सुनने के बाद उसको बोलता है कि ठीक है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम्हें ये शादी करनी है तुम कर सकते हो, नहीं करनी है नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद हो सकता है मैं कल्टीवेशन वर्ड की हेल्प कर दूं, लेकिन अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं इसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हो सकता है शादी के बाद तुम्हारे पास एक चॉइस हो कि तुम्हें जो करना है, जैसे करना है तुम वैसे कर सकते हो। तुम्हें इस रिश्ते को एकदम वैसे निभाना है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो लॉस हद से ज़्यादा होगा। अगर शादी हो गई तो शायद हो सकता है तुम्हारे पास एक चांस रहे जहाँ पे तुम अपने प्यार से भी मिल सको, तुम उसके साथ भी रिश्ता रख सकते हो। तुम चाहो तो तुम उससे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, और अपने रिश्ते को वैसे ही रख सकते हो। और रही बात हम दोनों के रिश्ते की, तो तुम चाहो तो उसमें कोई प्रोग्रेस ना भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि अब ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ड को पता चल चुकी है कि मैंने तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल भेजा है। अगर यहाँ पे इस तरीके से मैं तुम्हारे एंड से रिजेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे मान सम्मान पे बात आती है। अगर मेरे मान सम्मान पे बात आएगी तो ऑफकोर्स सी बात है लोग मेरी इज्जत कम करेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, और शादी के बाद बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे तुम रहना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।